ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। सो हम लोग कहाँ तक थे? थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना। थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो अभी पिछली क्लास में हमने कुछ एनर्जीज के बारे में तो शायद नहीं बात करी थी। हम लोगों ने अभी खाली डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में एक रिलेशन भी मैंने लिखा दिया था शायद आपको। और डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन लिख लिया था ना हमने। क्या लिखाया था मैंने? कुछ लिखाया था शायद, एक फॉर्मूला लिखा दिया था ना मैंने। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन आर टी, ऐसा कुछ फॉर्मूला शायद लिखाया होगा। जहां तक मुझे याद है लिखाया ही होगा। लिखाया होगा तो क्वेश्चन कर लो, पता लग जाएगा कि लिखा है कि नहीं लिखा है। या नहीं लिखाया था? नहीं लिखाया तो भी लिख लो। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू होता है प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला लिख लेना। ये तो हमें पहले भी पता था, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन एक छोटा सा है, जल्दी से आप इसे कर दें तो 2A गैस प्लस 3B गैस 4C गैस प्लस D लिक्विड, डेल्टा H इक्वल टू दिया है 500 किलो जूल पर मोल एट 300 केल्विन at 27 degrees Celsius. Find delta U if 5 moles of A and react with 8 mole of B. Reacts with 8 moles of B. Find delta U assuming ideal behavior of गैसेस का आइडियल बिहेवियर मानते हुए, हाँ ठीक है, तो इस पर हमने ये बात कर ली थी। तो आपको ये क्वेश्चन दिया है जिसमें 2A प्लस 3B, मैंने फॉर्मूला खैर ऊपर लिख ही दिया है, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बता दें कि कैसे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे और क्या आएगा। जल्दी जल्दी, है ना। तो क्या होता है ये, किस तरीके से हम लोग इसे करेंगे? आप सॉल्व करें जल्दी से इसे।
हाँ भाई, आया किसी का आंसर? अरे भाई आंसर निकालो। ये क्या आया? 50 25 00 इतना जूल। 50 25 00 शायद गलत आंसर है ये तो, बिल्कुल गलत। जूल आया है तब भी गलत है, क्योंकि किलो जूल में तो फिर तुम्हारा इसका मतलब है 502.5 किलो जूल आना चाहिए, क्योंकि सही नहीं है। इट इज नॉट करेक्ट। तो सही कैसे? क्या आंसर? अरे निकालो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी से आंसर निकाल के मुझे बताओ कि सही क्या है, फिर मैं करूं, है ना। मैं तो तुम्हें एक मौका दे रहा हूं कि आप कैलकुलेशन कितना कल वाली बातें आपको याद हैं, कितनी नहीं है। याद है तो आप उसे कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, वो चेक करनी है मैंने। $1252.5 किलो जूल, 1252.5 किलो जूल, हाँ ये ठीक है। 1252.5 किलो जूल ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या था इसमें, देखो मुझे डेल्टा एच और डेल्टा यू तो चलो ठीक है निकल जाएगा, लेकिन आप पहले डेल्टा एच रिएक्शन का, इस रिएक्शन में जो यूज होगा वो तो निकालो। 5 मोल ए के और 8 मोल बी के, सबसे पहले लिमिटिंग रेजेंट बोलो कौन है? लिमिटिंग रेजेंट, लिमिटिंग रेजेंट कौन होगा? इसको 5 डिवाइड बाई 2, इसको 8 डिवाइड बाई 3, यह आएगा 2.5 और यह आएगा 2.66। तो लिमिटिंग रेजेंट ए हो गया, तो लिमिटिंग रेजेंट इज ए, सही है। यानी कि अगर 2 मोल ए के यूज होते 2 मोल ऑफ ए, तो डेल्टा एच रिएक्शन कितना होता? डेल्टा एच रिएक्शन होता 500 किलो जूल। तो इसका मतलब अगर मैं 5 मोल ले लेता हूं 5 मोल ऑफ ए, तो डेल्टा एच रिएक्शन कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1250 किलो जूल। ये गलती तुमने सबसे पहले करी। ये 1250 तो आधों ने निकाला ही नहीं, है ना। जिसने भी पहले ये शुभ ने आंसर दिया गलत करा, उसने ये सॉल्व भी नहीं किया। 5 मोल के लिए 1250 किलो जूल आने वाला है, तो 1250 तो 5 किलो जूल के लिए हो गया, तो हो गया। इसका मतलब है डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा, और डेल्टा एन कितना आया? डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो 4 - 3 - 2 दैट इज -1। तो इसका मतलब है डेल्टा यू इक्वल टू बन गया डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एच कितना है? 1250 किलो जूल, और डेल्टा एन जी कितना है? माइनस माइनस +1 इंटू आर कितना है? 25/3, तभी जूल में आएगा, इंटू टी कितना है? 300 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि किलो जूल में रखना है, 2.5। तो आंसर इज 1252.5 किलो जूल। इतना आंसर हो जाएगा, 1252.5 किलो जूल। 2 बच्चों का आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया। तो आपको कंसेप्ट याद था, इसका मतलब है कि आपने देखो सबसे मेन तो ये चीज थी ना यहाँ पे, ये चीज तो मैंने कल सिखाई है आपको, इसलिए मैं बस एक क्वेश्चन देख करके आपसे देखना चाह रहा था कि आप बोर्ड के एग्जाम के कैंसिलेशन में बिल्कुल खुशी में पागल तो नहीं हो पड़े हैं, या कुछ पढ़ा भी है ना। मुझे लग रहा है कल तुमने फुल मस्ती करी है, तुमने फुल एंजॉय किया है कि चलो बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए, आज के दिन एंजॉय करते हैं ना। तो रिवीजन नहीं किया तुमने शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रिवीजन किया तो आज से कर लेना, ठीक है। तो समझ में आ गई ना बात कि हम लोग क्या करने वाले थे और क्या हो गया, है ना। नेक्स्ट लिखो स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पीज। अगली हेडिंग आती है स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पीज डेल्टा एच नॉट क्या होता है। ये मैंने एक ब्रॉड टर्म बोली है, बहुत बड़ी टर्म है सर। डेल्टा एनजी में तो रिएक्ट कर रहे करे वो नहीं लगे, क्या कह रहे हो?
डेल्टा एनजी में जो नहीं 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 नहीं, डेल्टा एनजी तो क्या होता है, डेल्टा एनजी तो एक ऑप्शन लिए जाते हैं ना, ये कितने आते हैं, ये डेल्टा एनजी गैस में कितने मोल नहीं लेते, यहाँ वो नहीं आता, ये सिर्फ इनके कोएफिशिएंट को लिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मोल ने रिएक्ट किया कितने ने नहीं किया, ठीक है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वैसे निकाला जाता है डेल्टा एनजी, ये 4 - 3 - 2 करके निकालोगे, ठीक है, तो इधर मत कंफ्यूज होना। हाँ भाई, हम क्या कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पीज क्या होता है, स्टैंडर्ड चेंज, स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस में चेंज। देखो एंथैल्पी एक बहुत बड़ी टर्म है, एंथैल्पी के अंदर आपकी फॉर्मेशन भी आती है, एंथैल्पी के अंदर आपका कंबशन भी आ सकता है, एंथैल्पी चेंज में आपका न्यूट्रलाइजेशन भी आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। यानी कि मैं एक ब्रॉड टर्म को पहले डिफाइन करने वाला हूं, तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक एक करके, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो चेंज इन एंथैल्पी हम इसे ये क्या कहेंगे, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में चेंज, एंथैल्पी इन देयर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस एट 1 bar प्रेशर एंड एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी हमें नहीं पता कितना क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर हो गया ना, स्पेसिफिक ले लेना, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हम ये बात करेंगे। तो क्या मैंने बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो चेंज होने वाली हैं जो एंथैल्पीज, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या हुआ, और 1 bar पर, हाँ 1 bar प्रेशर और स्टैंडर्ड स्टेट या स्टैंडर्ड इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, स्टेट लिख लो, कंडीशन लिख लो या स्टेट लिख लो, एक ही बात है। जैसे कि मैं क्या बोलने वाला हूं, जैसे मैंने बोला H2 1 bar और टेम्परेचर आप 27 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन जो भी लेना ले लो, 298 केल्विन लगभग लगभग। तो ये इस केस में 298 केल्विन में ये किस फॉर्म में रहता है, ये गैस फॉर्म में रहता है, यानी ये हमें पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये इन स्टेट्स में ये किस फॉर्म में रहता है। जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन अगर मैं 1 bar में लेता हूं 298 केल्विन, तो मुझे पता है ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो ये सॉलिड इसकी, यानी कि ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है। तो इसके लिए 1 bar 298 केल्विन पर कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, सॉलिड। उस सॉलिड में जो चेंज आएगा, 1 क्या कह रहे हो, 1 atm 1 bar, नहीं नहीं नहीं, ये डिफाइन, एक्चुअल में मैं स्टैंडर्ड वो कंडीशन नहीं ले रहा हूं, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर तो टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो मैं एसटीपी नहीं ले रहा, मैं यहां पर मैंने स्टैंडर्ड स्टेट बोला है, आप कंडीशन हटा दो, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब ये डिफाइंड ही 1 bar पे होता है, मतलब जो हम ये डिफाइन कर रहे हैं ना स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी, ये डिफाइंड ही हम लोग 1 bar पे कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, चेंज इन एंथैल्पी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में एट 1 bar प्रेशर, मतलब 1 bar प्रेशर और गिवन टेम्परेचर जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उस 1 bar प्रेशर और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो इसकी स्टेट होगी, मैं उस स्टेट के लिए वो बात करूंगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कार्बन 1 bar 298 केल्विन पे मुझे पता सॉलिड होता है, लेकिन अगर मेरे को कोई बोले गैस के लिए निकालो, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि गैस 1 bar पर तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड की थी, तो मैं सॉलिड पर तो निकाल सकता हूं, लेकिन गैस पर मैं ऐसे कैसे डायरेक्ट निकाल लूं, बात समझ में आ रही है। तो ये हम लोग चेंज कह रहे हैं, तो हमने ये डिफाइन ये करा है कि 1 bar स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसकी जो स्टेट होती है वो स्टैंडर्ड स्टेट मानी जाती है, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानी जाती है, ठीक है। तो जैसे इन सबके लिए हमने स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर दी, जैसे ब्रोमीन वाटर ले लें, अगर हम ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन तो वाटर होता है ना, अगर मैंने 1 bar 298 केल्विन पर लिया, तो ये आपको पता है ये लिक्विड है, तो फिर मुझे इनकी स्टेट्स के बारे में ऑलरेडी कुछ हद तक पता है। हाँ भाई, अब ये तो चलो ठीक है, हमने ये बात कर ली कि उनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स में हमें रह करके बातें करनी है। अब धीरे धीरे देखो इस चैप्टर में कई सारी ऐसी कंफ्यूजन भी आती हैं हमें कि ये हमने ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं लिया, वो धीरे धीरे सब चीजें अपने आप कवर होती जाएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना। तो पहले अगर हम ये कहें कि हमने ये तो चलो देख लिया कि स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर ली,
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इस पूरे चैप्टर में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। तो अब आपको क्या लिखना है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि मुझे, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं, बात एक ही है, हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इसे। आपको डेटा जब दिया जाता है तो ऐसे बोला था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतनी है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो। अब देखो सुनो, इसको हम लोग, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डेल्टा एच नॉट एफ। डेल्टा एच नॉट एफ का मतलब है, डेल्टा एच नॉट मतलब स्टैंडर्ड, एफ मतलब फॉर्मेशन। ये मैं अभी बात कर रहा हूं। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, भी इस चैप्टर में ना, अभी मैं कभी भी जनरली जब मैं एडवांस पढ़ाता हूं या मैं जब भी आईआईटीज के बैचेस लेता हूं तो मैं ज्यादा डेफिनेशंस पर फोकस नहीं करता। ठीक है, याद हो तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उधर हमारा कोई काम होता नहीं। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको अलग से कह रहा हूं, इनकी डेफिनेशन याद नहीं करोगे ना तो आप चैप्टर में वैसे ही खत्म हो। इनकी डेफिनेशन का एक एक वर्ड ही आपका आंसर तक पहुंचाएगा। आप डेफिनेशन ही याद कर लो, आप समझ जाओगे। नहीं तो क्वेश्चन आधे लोगों के विचारों के गलत इस वजह से होते हैं क्योंकि उनको डेफिनेशन नहीं आती इनकी, वो डेफिनेशन को यूज नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही? अब आप क्या लिखोगे, क्या होता है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें लिखोगे, क्या लिखने वाले हो आप इसमें? ये लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, द एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज अ चेंज इन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। हम ये कह सकते हैं चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, या फिर मैं कह सकता हूं रिलीज इन एनर्जी। तो रिलीज इन एनर्जी, वैसे तो हमें पता है फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन चलो अभी हम वो नहीं कह रहे, अभी हम कह रहे हैं चेंज, जो भी होगा, रिलीज होगा या गेन होगा, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड from its constituent elements in their standard state। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस लाइन में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, हमें उसी पर ही फोकस करते हुए इस डेफिनेशन को आगे लेके चलना है। मैंने बोला चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ठीक है, फॉर्मेशन ठीक है, 1 मोल, ये 1 मोल के लिए डिफाइंड होती है। हो सकता है किसी रिएक्शन में 2 मोल बन रहे हो, तो आप 2 मोल के लिए डिफाइन नहीं करोगे। क्या मैंने बोला? चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी में जो चेंज आता है, जब 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मैंने आपसे कहा कि उनके स्टैंडर्ड स्टेट में, या स्टैंडर्ड स्टेट को कई बार हम लोग, आप किसी किसी बुक में आप ये भी देखोगे, स्टैंडर्ड स्टेट को स्टेबल स्टेट भी बोलते हैं। भाई जो उसकी स्टेट स्टैंडर्ड है वही उसकी स्टेबल स्टेट है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, जब मैंने एक चीज को बनाया, अब सुनो जरा, मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं फिर समझ जाएंगे। जैसे मैंने ये कहा H2 गैस प्लस O2 गैस से H2O गैस, या लिक्विड कुछ भी बना लो जो आपकी मर्जी है ना, यह आपका आ गया 1/2। इस केस में एक डेल्टा H रिएक्शन रहा होगा, डेल्टा H रिएक्शन आपका रहा होगा। अब मैंने आपको क्या बोला, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट।
आपको ये देखना है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, किससे हुआ है, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से हुआ है, अभी समझ में आएगा। आप अब बच्चे कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से तो होगा और किससे होगा, कोई एक्स्ट्रा चीज तो आएगी नहीं, लेकिन अभी सुनो, अभी रुको, अभी मैं धीरे धीरे आ रहा हूं, है ना। H2O का 1 मोल बना, 1 मोल बनने के लिए हाफ मोल O2 और H2 गैस, क्या ये O2 स्टैंडर्ड स्टेट इसकी गैस होती है, बिल्कुल होती है। H2 की स्टैंडर्ड स्टेट गैस होती है, बिल्कुल होती है। यानी इस केस में मैं ये कह सकता हूं डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H रिएक्शन, यानी जो हीट ऑफ रिएक्शन आई है वो आपकी सीधे सीधे डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर बन गया। क्यों? क्योंकि वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना था। अब सुनो जरा, रुक जाओ, मैं और आगे बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे चीजें देखो, जो गलतियां हम लोग करते हैं वो पहले समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन जो मैंने अंडरलाइन करी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो मैंने ये कहा कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस से क्या बना, CO2 गैस बन गया, सही है। इसके लिए मान लो डेल्टा H रिएक्शन आया, तो इसके लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं, डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ रिएक्शन आएगा, बिल्कुल लिख सकता हूं। इज इट करेक्ट? क्यों? क्योंकि CO2 का 1 मोल बना है, 1 मोल बना है, और कार्बन क्या है, सॉलिड में ही रहता है, स्टैंडर्ड स्टेट। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस ही होती है, ठीक है, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। अब सुनना अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं ऐसे भी बना सकता था, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस से ही आपके बन गई CO2 गैस, यहां पर भी डेल्टा H रिएक्शन आएगा। क्या मैं अब ये कह सकता हूं डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस इज इक्वल टू होगा डेल्टा H रिएक्शन? बिल्कुल नहीं। अब इस बार ये इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इंपॉर्टेंट बात सुनो जरा, इंपॉर्टेंट, मैं आ रहा हूं, जो तुमने डाउट पूछा उसमें बता दूंगा मैं, पहले इसको खत्म करूं। डेल्टा इंपॉर्टेंट चीज देखो, इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, 1 मोल बना, बिल्कुल सही है, कंडीशन अपनी ओके चल रही है। क्या वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना है? क्या वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना है? चेक करते हैं। O2 उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ठीक है। अब आप कहोगे सर O2 भी तो कंपाउंड है, वो कंपाउंड नहीं, O2 अपनी स्टेबल स्टेट ऑक्सीजन O2 में रहता है। क्या CO कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है? नहीं, ये कंपाउंड है। ओ हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये तो एलिमेंट नहीं है, नॉट एन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, दिस इज एन कंपाउंड। ये खुद अपने आप में कंपाउंड है। इसका मतलब इस केस में मैं डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन CO2 को डेल्टा H रिएक्शन नहीं बोल सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि इसके फॉर्मेशन की भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही होगी, तो मैं डायरेक्टली ऐसे थोड़ा ना कह सकता हूं कि दोनों बराबर हैं, इसकी भी तो बीच में आएगी कुछ ना कुछ। यहां पर तो इसके फॉर्मेशन की एनर्जी 0 हो जाएगी, इसके फॉर्मेशन की एनर्जी 0 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब अगली चीज बताना, अगर मान लो मैंने ये लिख दिया कार्बन प्लस हाफ O2 से CO गैस, इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन दिया है। आप बताओ मुझे, क्या मैं इसके लिए डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO गैस इक्वल टू डेल्टा H रिएक्शन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बोलो, हाँ या ना। क्या ये सही है या गलत है? क्या मैं ये लिख सकता हूं, हाँ या ना? नहीं लिख सकते क्या? बताओ जरा, क्यों नहीं लिख सकते? रीजन के साथ बताओ मुझे, क्यों नहीं लिख सकते? ये तुमने जो कुशागर गंगवार तुमने ये पूछा, टेम्परेचर 298 ही लेंगे स्पेसिफिक, ऐसा कुछ नहीं है। कभी 298, वैसे जनरली 298 ही लिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि 298 ही होगा। उस पर तुम बिल्कुल गौर मत करो, उसका कोई रोल ही नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। उस पर दिमाग ज्यादा लगाओगे तो ये अच्छे कंसेप्ट सब छूट जाएंगे।
है ना, ज्यादा हम लोग कई बार बहुत बेकार सी चीज, तो वो उस पर ध्यान मत दो, वो कभी कभी 298 भी ले लिया जाएगा, कभी कुछ भी ले लिया जाएगा, हमें उससे क्या करना। इसलिए तो मैंने स्पेसिफिक लिखाया है कि स्पेसिफिक दिया जाएगा आपको, कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा कि ये इतने पर होती है, तो उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं ना। हाँ भाई बोलो, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों बराबर नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कार्बन को गैस बनाने में भी एनर्जी लगेगी और वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारा कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में गैस में नहीं रहता, वो सॉलिड में रहता है, यानी कि दिस इज रॉन्ग, ये बराबर नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक से कंसेप्ट पे आ रहे हैं हम लोग। हाँ बहुत सही है, सब लोग सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। तो इसी के साथ आप एक चीज समझ गए कि, क्या समझ गए आप, ये समझ गए कि डेल्टा एच, कुछ की पॉइंट्स में यहां पे लिख देता हूं। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस जीरो हो जाएगा, ये आपको पता है। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस जीरो हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस जीरो हो जाएगा, बहुत बढ़िया। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H का तो फॉर्मेशन क्या ही करना, ओजोन जीरो होगा कि नहीं होगा, और डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन H2O लिक्विड जीरो होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। और जैसे मैंने ये लिख दिया, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस ब्लैक जीरो होगा या नहीं होगा, है ना। और हम लोग ले सकते हैं डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन सल्फर रोम्बिक, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन सल्फर मोनोक्लिनिक, और क्या ले सकते हैं, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन फॉस्फोरस वाइट, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन फॉस्फोरस ले लिया, सल्फर ले लिया, Br2, लिक्विड, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन कार्बन डायमंड। देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि कौन कौन जीरो है इसमें, ग्रेफाइट, हाँ भाई करें जरा, इन पे करते जाओ, एक बार तुम दिमाग लगाओ फिर मैं करता हूं, है ना। अपने हिसाब से तो सोचो एक बार कि कौन कौन, जैसे मैंने ये कहा ये जीरो होता है, ये जीरो होता है, ये जीरो होता है, क्या ओजोन वाला जीरो होना चाहिए, सोचो जरा, निकालो। फिर मैंने ये सब लिख दिए हैं, ये फॉस्फोरस लिख दिया, सल्फर लिख दिया, ब्रोमीन लिख दिया, कार्बन लिख दिया, कार्बन की भी दो दो स्टेट लिख दी, डायमंड भी लिख दिया, ग्रेफाइट भी लिख दिया। चलो इतना ही बता दो इनमें से कौन कौन से नॉन जीरो हैं, मैं इसे नंबर दे रहा हूं, है ना। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12 लिखे हैं। कौन कौन से नॉन जीरो हैं आप इतना ही बता दो। कौन कौन से नॉन जीरो आए, नंबर बोलो, नंबर नॉन जीरो वाले।
दिमाग लगाओ थोड़ा, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सही तो हम करने के लिए बैठे ही हैं यहाँ। गलत की टेंशन अभी मत लिया करो कि गलत होगा कि सही होगा, आपका काम है अभी आंसर करना, है ना? तो आंसर करो जरा जल्दी से। बच्चों ने बोला है 11वां, एक 11वां और चौथा, चौथा कौन सा है? ओजोन, ठीक है। और 4, 9, 11, कृष्णा पांडे के 4, 9, 11। चलो जरा, अब तुम तो कहां ही बताओगे मुझे। देखो ओजोन आपका स्टेबल नहीं है, वो तो ऑक्सीजन से बनता है, ओजोन नहीं होता। मेन तो ऑक्सीजन होता है ना, इसलिए ये डज नॉट इक्वल टू 0। अगली बात पे आते हैं, क्या वाटर भी 0 होता है? अरे वाटर को तो बनाया जाता है या नहीं बनाएंगे? जल्दी बोलो। वाटर को तो बनाया जाएगा कि आपका 0 होना चाहिए फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन 0 होना चाहिए कि बनाया जाना चाहिए, है ना? अब ऐसे तो फिर आप कहोगे कि CO2 का भी फिर तो 0 होना चाहिए था। भाई वाटर तो अपने आपने बनाया थोड़ी ना है, आप बनाओगे ना उसे, तो ऐसे तो CO2 गैस भी बन के घूम ही रही है, लेकिन CO2 अपने एक कंपाउंड है ना, वो कंपाउंड बनाना तो पड़ेगा ना आपको कार्बन और ऑक्सीजन से, यानी कि वाटर को भी तो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाना पड़ेगा। सो दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। फॉस्फोरस ब्लैक, ब्लैक नहीं होता उसकी ओरिजिनल फॉर्म, उसकी ओरिजिनल फॉर्म व्हाइट होती है, यानी व्हाइट वाला तो 0 होगा, लेकिन ब्लैक वाला नॉन 0 होगा, रेड वाला भी नॉन 0 होगा। अच्छा, सल्फर पर आते हैं। सल्फर की जो फॉर्म्स होती हैं उनमें जो रोम्बिक फॉर्म होती है वो आपकी 0 वाली होती है, मोनोक्लिनिक बनाया जाता है तो नॉन 0। रोम्बिक जो सल्फर होता है, सल्फर भी फॉर्म के होते हैं ना उनके, ये मैं वो लिख रहा हूं, क्या नाम है, क्या लिख रहा हूं, एलोट्रॉप्स लिख रहा हूं। तो एलोट्रॉप रोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया। रोम्बिक वाली फॉर्म 0 में रहती है, लेकिन मोनोक्लिनिक वाली बनाई जाती है रोम्बिक फॉर्म से, इसलिए ये भी नॉन 0। Br2 वाटर है, ये तो होता ही है, ये तो आपको वैसे ही मिलता ही है, आप Br लिक्विड में मिलेगा तो 0 माना जाएगा। डायमंड की फॉर्म में नहीं होता कार्बन, वो तो बनाया जाता है, नॉट 0। ओरिजिनल फॉर्म उसकी स्टेबल स्टेट ग्रेफाइट ही होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ग्रेफाइट का 0 हो जाएगा फॉर्मेशन। समझ में आ गया? यहां तक, यहां तक तो आ ही जाना चाहिए समझ में। ऐसे ही बाकी भी आप कर लोगे, कोई किसी में डाउट है तो पूछ लो। वैसे तो सारे क्लियर हो ही गए होंगे, मैंने बता ही दिया कि क्यों होता है। क्योंकि देखो वाटर आप बना रहे हो, CO2 गैस आप बना रहे हो, किससे बना रहे हो? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना रहे हो। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तो उसी फॉर्म में रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की 0 मानी जाती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की भी किसकी 0 मानेंगे? जो उस फॉर्म में स्टेबल रहने वाला है, यानी जो उसकी स्टेबल स्टेट है, यानी कि जो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। इसलिए मैंने स्टैंडर्ड स्टेट पे फोकस किया था शुरू में भी, कि स्टैंडर्ड स्टेट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, तो इसे ध्यान रखना और इसे लिख भी लेना साथ में। चलो मैं इसे मिटा करके आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक मैंने क्वेश्चन आपको छोटा सा दिया, मैंने आपको बोला राइट रिएक्शन फॉर डेल्टा H0 फॉर्मेशन, डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ CH3CONH2। तो आप इसके लिए डेल्टा H0 फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखोगे कैसे? क्या रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको? तो सुनो जरा,
क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये तो CH4 प्लस N2 प्लस O2 से बना आपका CH3। बैलेंस तो आप कर ही लोगे, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। CH3 बैलेंस हो जाएगी ना। एक काम करते हैं, मैं इसमें एक और दे देता हूं, CH3 CH2 CONH2। आगे तो खैर लिक्विड में बन रहा है कि क्या बन रहा है वो हमें नहीं पता, ठीक है। क्या ये सही है इसकी स्टेट? क्या ये इसकी डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन की रिएक्शन है सही? नहीं है ना, पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं है, तो ये तो गलत है। और क्या लिख सकते थे आप? फिर आपने कहा चलो सर ये करते हैं, कार्बन सॉलिड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस O2 गैस से CH3 CH2 CONH2। क्या ये सही है? क्या ये सही है या गलत है? सही होनी चाहिए भाई, सही तो होगी ना ये वाली, क्योंकि कार्बन सॉलिड में होता है, नाइट्रोजन इसमें होता है, ये इसमें होता है, ये CH3 CH2 CONH2। अच्छा अब एक चीज और, मैंने रिएक्शन में यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 या 3 से, बैलेंस करने के लिए जो कुछ भी मुझे करना है वो इस साइड करना पड़ेगा। क्या हुआ? H2 नहीं आया क्या? अच्छा H2 नहीं आया तो H2 भी लिख लो साथ में, और क्या, ठीक है, तो H2 लिख लेना। तो अगर बैलेंस करते वक्त आपने जो भी डेटा लिखा है वो मल्टीप्लाई इधर होने चाहिए, इधर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने फॉर्मेशन 1 मोल के लिए डिफाइन करना है, 1 मोल के लिए, तो यहां हमेशा 1 होना चाहिए। अगर किसी रिएक्शन में यहां पे 2 दे रखा है और यहां पर कुछ भी दिया हुआ है, तो वो उसकी फॉर्मेशन की सही रिएक्शन नहीं है। सही रिएक्शन में वो 1 मोल होना चाहिए, वो उसकी स्टेट कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, इधर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होने चाहिए और अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, इधर वाला 1 मोल में होना चाहिए। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर मुझे डेल्टा H रिएक्शन लिखना है, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H नॉट F। डेल्टा H नॉट F में हीट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? तो ध्यान से देखो, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सिग्मा डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन, माइनस सिग्मा डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ जो भी रिएक्टेंट होंगे। सही है? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे अगर मान लो मैंने ये लिख दिया, क्या लिखा मैंने लिखा यही CO गैस प्लस O2 गैस से आपका बन गया 2CO2 गैस। सही है? तो 2 to 4 ये बन गया। अगर मुझे इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन लिखना है, डेल्टा H रिएक्शन, तो वो मैं कैसे लिखूंगा? डेल्टा H रिएक्शन जो आएगा इसका, वो आएगा पहले प्रोडक्ट, इसका फॉर्मेशन लिखूंगा, तो 2 इंटू डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, डायरेक्ट दिया है तो हम वो डेटा यूज कर लेंगे, माइनस 2 इंटू डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO गैस माइनस डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। सही है? ये तो आपका 0 हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ये रह जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 1 मोल के लिए तो आपको दिया होगा, बट इस रिएक्शन में तो 2 मोल यूज हो रहे हैं। इस 1 मोल के लिए तो आपको दिया होगा, आपको बोला क्योंकि डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन कितने के लिए? ये 1 मोल CO2 के लिए डिफाइंड डेटा है। आप तो 2 मोल यूज कर रहे हो, तो 2 इंटू समथिंग जो भी है, और माइनस में ये रिएक्टेंट आ गए, तो उनके जो कॉफिशिएंट है उनके साथ मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। इसका 0 हो गया, क्यों? ये हमने पहला फॉर्मूला लिखा है इस चैप्टर का जो हमारे काम आने वाला है। हमें हर फॉर्म में 2 फॉर्मूले, एक कंबशन की फॉर्म में डेल्टा H रिएक्शन लिखना और एक फॉर्मेशन की फॉर्म में डेल्टा H रिएक्शन लिखना,
दोनों आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसके अंदर 3 डेटा यूज हो रहे हैं, तीनों के लिए कंबशन भी डिफाइन होगा, फॉर्मेशन भी डिफाइन होगा। उनमें से 3 का तो कंबशन दे रखा है आपको, 2 का फॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन तीसरे का फॉर्मेशन नहीं दिया और आपसे पूछ लिया, तो आप डेल्टा एच नॉट रिएक्शन, डेल्टा एच रिएक्शन एक बार कंबशन की फॉर्म में लिखोगे, एक बार आप किसकी फॉर्म में लिखोगे, फॉर्मेशन की फॉर्म में। दोनों को इक्विवेलेंट कर दोगे तो 5 डेटा आपको पता है, छठा डेटा आपका वहां से आ जाएगा। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला याद हो जाएगा कि डेल्टा एच नॉट रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट आप कर दोगे तो सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे एक मैं छोटा सा आपको क्वेश्चन दे देता हूं, अगर मुझे कोई मिल जाए ठीक ठाक क्वेश्चन तो। हाँ चलो एक छोटा सा ये क्वेश्चन कर लो, समझ में तो आ गया होगा कि फॉर्मूला ही याद करना है और करना कुछ नहीं हमें इसमें, है ना। अब सुनो जरा, एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, छोटा सा है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, नहीं, थोड़ा मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। ZnO सॉलिड प्लस CO गैस, Zn सॉलिड प्लस CO2 गैस, इसके लिए डेल्टा एच रिएक्शन आपको दिया हुआ है 70 किलो जूल पर मोल। आपको दिया है डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ ZnO सॉलिड दिया हुआ है माइनस का 350 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस आपको दिया है माइनस का 390 किलो जूल पर मोल। और आपको बोला है फाइंड, क्या करो, फाइंड करो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, ये कितना आएगा। जल्दी से आंसर निकाल के बता दो ये कितना आंसर आने वाला है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे तो कोई भी कर लेगा, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। करो फिर, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। 2 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी होगा। कभी भी ऐसे के लिए हमेशा आपको एक ये तो दिया जाएगा, ये बैलेंस्ड रिएक्शन ही दी जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी, क्या, अच्छा ये CO का पूछा है, ये CO है, ये CO का पूछा, CO का, CO2 का नहीं, CO का पूछा। हो गया 30 किलो जूल, 30 तो गलत है, 30 तो गलत है। क्या क्या डेटा मैंने दिया है, माइनस का 350 किलो जूल पर मोल, CO2 का माइनस का 390 किलो जूल,
नहीं, कितना आया कुशागर का आया -110। हाँ -110 ठीक है। कितने लोगों का आया? 3 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का आ गया। चलो ठीक है, -110 आ गया ना, कर लोगे ना, कराने की जरूरत नहीं है, सबका तो आ ही गया -110, तो मैं क्या करूंगा फिर इसमें, है ना? समझ में आ गया ना? तो आपको करना क्या था, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूं। देखो आंसर क्या आएगा, 70 इक्वल टू, इसका तो 0 होगा क्योंकि इसका वैसे भी दिया तो है नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको तो 0 लेने वाले हैं। तो CO2 का कितना है, माइनस का 390 माइनस ZNO का कितना है, माइनस का 350, और इसका कितना लिख लूंगा, डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ CO गैस। तो यहां से आप निकाल लोगे, तो यहां से आप जो भी है डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ CO गैस, ये आपका आ जाएगा माइनस का 110 किलो जूल पर मोल। तो फॉर्मेशन वाली कहानी आपको समझ में आ गई। अभी मैं इस टॉपिक को बहुत लंबा खींच नहीं सकता क्योंकि मैं ये क्वेश्चन तो तब करा पाऊंगा जब मैंने सारे टाइप के एनर्जीज आपको लिखा रखी होंगी, फिर हम सब मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो खाली टाइम पास करने वाली बात है फिर तो, है ना? तो इसे आप हटाओ जल्दी से, आगे अगले टॉपिक पे आओ। अगले टॉपिक लिखो जल्दी से, क्या लिखना है, हीट ऑफ कंबशन, ये तो फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट लिखो हीट ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब लिखो जरा इसमें क्या लिखोगे, देखो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of compound completely reacts with oxygen to form stable कंपाउंड्स, टू फॉर्म स्टेबल आपके प्रोडक्ट, या फिर आप कंपाउंड्स लिख सकते हो, स्टेबल कंपाउंड्स या प्रोडक्ट्स लिख लो, है ना? स्टेबल प्रोडक्ट्स में जब उसका फॉर्मेशन होता है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। कंबशन दो अलग अलग टाइप के भी होते हैं, कंप्लीट भी होता है, पार्शियल भी होता है। यहां पर आपका जो होना है दैट इज कंप्लीट कंबशन। ये डेटा आप ऐसे निकालते हो, ये डेटा हम ऐसे निकाल के लाते हैं, फिर हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा क्वेश्चन में दिया जाता है जिसको हम आने वाले टाइम में क्वेश्चंस में यूज करेंगे, लेकिन निकालते ऐसे थे। तो आपको याद समझ में आया कि 1 मोल है, यानी कि अगर मैंने जैसे ये कहा CH4 ले लेता हूं, CH4 मैंने गैस फॉर्म में ले लिया, सही है? तो गैस फॉर्म में मैंने लिया और इसको O2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बनेगा, CO2 गैस प्लस H2O वेपर, वेपर ही फॉर्म में बनता है वैसे तो, ठीक है? अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, तो बैलेंस करने के लिए आपको इसे नहीं छेड़ना क्योंकि इसको तो 1 मोल ही रखना है। तो 2 यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 2 4 यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो O2 कितना भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि CH4, इसके लिए कुछ ना कुछ डेल्टा H रिएक्शन रहा होगा, यानी कि इस केस में मैं डेल्टा H0 कंबशन, ये C कंबशन लिख रहा हूं, डेल्टा H0 कंबशन, कंबशन ऑफ CH4 गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली आपका डेल्टा H रिएक्शन हो जाएगा। इसका रीजन ये भी हो सकता है, इसका रीजन ये भी हो सकता है, क्या रीजन, कि डेल्टा H0 कंबशन ऑफ O2 गैस 0 होता है, डेल्टा H0 कंबशन ऑफ CO2 गैस 0 होता है, डेल्टा H0 कंबशन ऑफ H2O गैस 0 होता है, ये सब 0 होते हैं। अगर ये सब 0 है तो याद करो, अगर मुझे इसका डेल्टा H रिएक्शन लिखना होता, अब मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं। डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा, सिग्मा डेल्टा H
नॉट कंबशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इधर पहले रिएक्टेंट आता है बाद में प्रोडक्ट आता है। रिएक्टेंट माइनस सिग्मा डेल्टा एच नॉट प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपने यहां पर वैसे भी डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिखा होता, डेल्टा एच रिएक्शन, तब आप सोचो क्या होता। आप क्या लिखते, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन कंबशन ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ O2 माइनस डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ CO2 गैस माइनस 2 इंटू डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ H2O गैस। अब आपको पता है वो सारे तो जीरो थे भाई, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सब जीरो, तो सब भाग गए यहां से। तो सीधा सीधा बच कौन गया मेरे पास, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ CH4 ही तो रह गया। इसीलिए तो हमने ये बोल दिया कि ये ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है इतनी। यानी कि इस केस में मैं ये कह सकता था, पहले तो आपने ये लिख लिया होगा, जल्दी से इसे लिख लो। अगर मुझे इसको कंबशन या फॉर्मेशन दोनों की फॉर्म में लिखना होता तो क्या मैं यहां पर एक चीज लिखूं, सुनो जरा, मैंने क्या लिखा। इसका मतलब है मैं यहां पर डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच रिएक्शन कैसे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं किसको, किसकी फॉर्म में, डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ CH4 गैस, और यही इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस 2 इंटू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा, यहां लिख देता हूं, माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH4 माइनस 2 इंटू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। और ये तो आपको पता है ये तो जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के आप यहां तक का डेटा पूरा यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कल को डेल्टा एच रिएक्शन ना दे करके वो ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा और ये पूछ लेगा। आप समझ गए कि आप इसके रिएक्शन, डेल्टा एच रिएक्शन को कंबशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन फर्क याद रखना, फॉर्मेशन वाले में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है और कंबशन वाले में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। यहां तक कहानी क्लियर है सब लोगों को, या बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ। हाँ भाई जल्दी बोलो जल्दी। अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे, डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ CO जीरो होगा कि नहीं होगा, डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ CO, ये CO लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जीरो होगा कि नहीं होगा। कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की फॉर्म में ही होता है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 4 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 वहां हो गए तो यहां 1/2 कर दूंगा, सही है। और मैंने आपको बोला है इसमें जो डेटा दिया है वो डेटा दिया है डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2
गैस इक्वल टू दिया है 120 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH3 OH लिक्विड इक्वल टू दिया है -60 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ CH3OH आपको दिया है 50 किलो जूल पर मोल। और आपको दिया है फाइंड डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O वेपर। इसको सॉल्व कर दें जरा सा। हाँ, कई बच्चों ने बोला है कि ये बराबर नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का भी आगे कंबशन हो सकता है। कहने का मतलब है कि उसके लिए 0 होगा जिसका कंबशन आगे हो नहीं सकता। भाई अगर वाटर का कंबशन होता तो कभी वाटर कंबशन के फाइनल प्रोडक्ट में कभी भी नहीं बनता, उसका भी आगे कंबशन हो जाता है। इसका मतलब वाटर का कंबशन नहीं होता। CO2 का अगर कंबशन होता तो कभी वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता, इसका मतलब उसका भी फाइनल कंबशन आगे नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का तो कंबशन होता ही नहीं, क्योंकि वो तो कंबशन करवाता है। ऑक्सीजन जलता थोड़ी ना, ऑक्सीजन तो जलाता है ना। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो कंबशन हो सकता है, इसलिए दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं होगा। हाँ भाई, इसका आंसर जल्दी से आप मुझे बता दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देखो आपके सामने आएंगे। अब नहीं पढ़ा होता तो ये पता नहीं क्या, ये डेल्टा एच नॉट एफ डेल्टा एच पता नहीं क्या क्या करके बैठे रहते हैं हम लोग, जबकि बहुत आसान टॉपिक्स हैं ये इस चैप्टर में। सिर्फ ये डेटा को अच्छे से विजुलाइज करना है कि डेटा क्या रहा है आपको, क्या पूछा है आपको। कोई डेटा कम तो नहीं दिया मैंने, सारा डेटा ऑलमोस्ट पूरा दिया ही है शायद। कंबशन में जो वाटर आता है वो शायद लिक्विड फॉर्म में ही होता है, इसे लिक्विड ही लिख लेना। करो, ये निकालना है। पता लगे पता नहीं ढूंढ रहे हो, निकालना क्या है। यहां लिखा है फाइंड डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन की एनर्जी निकालनी है। जल्दी से सोचें जरा। -65 किसका आया है? कृष्णा का। शुभ -60, 2 बच्चों का -65 आया है। चलो बाकी लोग जल्दी जल्दी करते रहो, मैं भी साइड में कर देता हूं, है ना। हमने क्या किया, मुझे पता, देखो फॉर्मेशन की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है और कंबशन की फॉर्म में दिया है। इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया, मेरे को यह समझ में आया, मैं पहले डेल्टा एच कंबशन की फॉर्म में लिखूंगा। कंबशन में इसका कंबशन 0, इसका कंबशन 0, इसका कंबशन 0। तो डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ CH3OH इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन हो जाएगा। और डेल्टा एच रिएक्शन ही किसके इक्वल होगा? फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखूंगा तो प्रोडक्ट डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। O2 का तो फॉर्मेशन होता नहीं है। इसका डेटा आपको दिया हुआ है कहीं, शायद कहां दिया था, डेल्टा एच नॉट कंबशन ये 50 दिया है। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इन दोनों को बराबर करने वाला हूं। तो डेल्टा एच नॉट CO2 फॉर्मेशन 120 प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तो निकालना है हमने, 2 इंटू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यही निकालना था हमें। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH3OH कितना दे रखा है? माइनस का 60। तो इसका मतलब है डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना बन गया, कितना बना, कितना 60 प्लस 120 180, 180 उधर जाकर के कितना बन गया -50, 180 माइनस 50 यानी माइनस का 130। लेकिन ये डिवाइड बाय 2 यानी आंसर इज -65 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? अभी तक तो मुझे लग रहा है सबका आंसर भी आ गया होगा। कृष्णा, शुभ, अमित, चेतन, चलो इन लोगों का आ गया। 4 लोगों का आंसर आया, 4 लोगों का नहीं आया। तो बाकी 4 लोग देख लो कैसे करना था। समझ में आया? कितने सस्ते से क्वेश्चन है ना। 2 कौड़ी के क्वेश्चन बैठे हमारे सामने और हम लोग इनसे डर रहे हैं। बताओ कितने आसान है।
ऐसे ही टॉपिक हैं अगले वाले भी, आपको बस सब चीजों को अच्छे से याद रखना है। होता क्या है ना, आखिरी तक पढ़ते पढ़ते दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, अरे फॉर्मेशन भी आ गया, कंबशन भी आ गया, न्यूट्रलाइजेशन भी आ गया, हाइड्रेशन भी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। वही चीज से आपने बस बच के रहना है कि इससे इसका मतलब है उस चीज से बचना है, तो बस एक ही चीज करनी पड़ेगी। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, आज तो ज्यादा हमने पढ़ा नहीं है, अपना उसी टाइम जाके रिवाइज करो। कल आप नई चीज पढ़ोगे, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ लोगे, कुछ और चीजें पढ़ लोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ लोगे, एटमाइजेशन पढ़ लोगे, उसको लेते हुए पिछला वाला फिर एक साथ रिवाइज करना। फिर अगले दिन जो पढ़ेंगे उसको लेते हुए पिछला जितना पढ़ा सबको एक साथ फिर से रिवाइज करना। ऐसे करके करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। बहुत आसान चैप्टर, और लगातार क्वेश्चन आए हैं इसमें से, जेईई एडवांस में से, है ना। जेईई एडवांस लगातार इससे क्वेश्चन पूछता रहता है, बहुत आसान है। चलो फिर बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दो एनर्जीज मैंने आज डिस्कस करी हैं, एक फॉर्मेशन हो गई, एक कंबशन हो गई, दोनों पर न्यूमेरिकल भी मैंने काफी हद तक करवा दी। कल हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और आपकी वो करेंगे ना। चलो।